हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। देश हित में हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। नमस्कार, जी राजस्थान पर 5 का पंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रहा है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल चुका है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले 70 दिन से ज्यादा वक्त से हॉर्मुज ब्लॉक है, सप्लाई चेन टूट रही है। लेकिन इस महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपील की। ये सिर्फ अपील नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करने की रणनीति है जो हमें बाहरी झटकों से बचा सके। चाहे वो 1 साल तक सोना न खरीदने की बात हो, विदेशी यात्रा से बचने की सलाह हो, या फिर स्वदेशी अपनाने की अपील, इन सब का सीधा कनेक्शन आपकी जेब और देश की मजबूती से है। आज 5 का पंच में चर्चा पीएम का संयम वाला मंत्र, आत्मनिर्भर बनेगा भारत के मुद्दे पर, और अपने साथ हम खास पैनल से समझेंगे कि प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे की रणनीति क्या है, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। चर्चा शुरू करने से पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से करीब 1 साल तक गोल्ड न खरीदने, ईंधन की बचत करने की अपील की है, जिसका असर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर नजर आ रहा है। आज सुबह मार्केट खुलते ही कई ज्वेलरी कंपनीज के शेयर में भूचाल सा आ गया। गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाले कई कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। ईरान अमेरिका जंग का गोल्ड की कीमतों पर असर नजर आ रहा है। जहां युद्ध से पहले 27 फरवरी को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत करीब 1,59,000 थी, तो वहीं 8 मई तक आते आते कीमत गिरकर करीब 1,51,000 तक पहुंच गई है। पीएम मोदी की अपील के बाद शादी सीजन में मांग घटने से गोल्ड इंपोर्ट और सीएटी पर राहत मिलने की उम्मीद है। हम जो सोना खरीदते हैं उसके एवज में हमें हमारी गवर्नमेंट को डॉलर पे करना पड़ता है, और वो डॉलर जो है आगे जाकर हमारे रुपए की जो स्थिति है उसको कमज़ोर कर रहा है। इसी के कारण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोने को कम खरीदने की अपील की है, और ये बिल्कुल सही तरीका है। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि आज देशवासियों को जागरूक करने वाली बात बताई है, और सभी देशवासियों से आज अपील की है कि जिस तरीके से हमने कोविड में मिलकर इस चीज़ को हमने पार किया, आज वापस कलेक्टिवली हम लोग इसका अपना रोल अदा करें। सरकार का मानना है कि अगर गोल्ड इंपोर्ट घटता है तो भारत के चालू खाते की घाटे और विदेशी मुद्रा के भंडार पर दबाव कम किया जा सकता है। हालांकि इस अपील का असर सीधे ज्वेलरी इंडस्ट्री और शादी के सीजन की मांग पर पड़ने की पूरी संभावना बढ़ गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि सरकार की विफलता है, लेकिन क्या ये वाकई विफलता है? प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे में अगर एक प्रिकॉशनरी अपील की गई है तो इस पर राजनीति की जरूरत क्या है, और राजनीति किस हद तक सही? क्योंकि देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह बीजेपी कह भी रही है कि ये सिर्फ एक अपील है, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये देश हित की अपील है। क्योंकि अगर हम पड़ोसी राज्य की स्थिति देख लें, जिस तरह वहां पर यानी पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं या अन्य देशों में, अगर देश को इसी तरह से छोड़ दिया जाए और आने वाले दिनों में भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, तो फिर देश के सामने एक और संकट होगा। ऐसे में इस अपील के पीछे राजनीति क्यों हो रही है, और फिर सरकार की तरफ से इस अपील को करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जिस तरह प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, फिर भी आज हमें आखिर ये क्यों अपील करनी पड़ रही है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों की
का यूज जो है उसे हम कम कर दें, इन सब के पीछे की वजह क्या है और उसका कितना असर पड़ेगा? सोना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्त्री धन नहीं है, यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि सोना एक स्टेटस भी बनाता है। शादी ब्याह में सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे ना खरीदने की अपील का असर क्या होगा? क्योंकि सांस्कृतिक अगर हम तरीके से देखें तो भी ये जरूरी है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जुड़ चुके हैं, कैलाश मित्तल अध्यक्ष हैं सराफा ट्रेडर्स कमेटी के, अक्षय जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, बस कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल शर्मा, सचिव है पेट्रोलियम डीलर्स के। मैं सबसे पहले शुरुआत हमारे बीजेपी के जो गेस्ट हैं सुरेश गर्ग जी, उनसे करना चाहूंगी। सुरेश जी, देखिए, आपसे ये समझना चाहेंगे कि विपक्ष जिस तरह से इसे विफलता कह रहा है, आप इसे कैसे समझाएंगे कि देश को दरअसल 1991 वाली स्थिति का सामना नहीं करना है, उस तरह से क्राइसिस नहीं आए हैं, ये अपील है, पाबंदी नहीं है, लेकिन विपक्ष तो राजनीति कर ही रहा है ना, तो आपको जनता को तो समझाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। देखिए चारुल जी, विपक्ष हमेशा राजनीति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना रहती है कि पहले देश है, इसके बाद में हमारी पार्टी है, फिर इसके बाद में परिवार है। लेकिन विपक्ष के लिए पहले परिवार, फिर पार्टी और फिर देश है। तो आज अगर विश्व में संकट, चारुल जी आप देखिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का पिछले 70 दिनों से विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से पूरे विश्व में संकट है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे 70 दिन में पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए। मई 2022 के बाद में 1 रुपया भी पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए। लेकिन अगर अन्य देशों में देखो, अमेरिका जैसे देशों में 40% भाव बढ़ गए हैं, यूपी या ब्रिटेन के अंदर 45% के भाव बढ़ चुके हैं, श्रीलंका के अंदर 38% के, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पे 60% के पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मई 2022 के बाद में 1 रुपए का भाव नहीं बढ़ाया है। अब नरेंद्र मोदी जी की अपील है कि 7 चीजों पे आप कंट्रोल करेंगे तो देश का इंपोर्ट कम होगा, डॉलर कंट्रोल होगा। आज हिंदुस्तान का 690 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। आप देखिए 2014 के पहले वो 300 अरब डॉलर के आसपास का फॉरेन रिजर्व था, आज 690 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। अब 4 चीजों को अगर चारुल जी समझेंगे तो 4 चीजों में ही 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है पूरे साल भर के अंदर, जिसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए तो हम सोना इंपोर्ट करने में लगाते हैं, करीबन 11 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, और फॉरेन विजिट देखिए, विदेशी यात्राओं पे 3 लाख करोड़ रुपए का। अगर मोदी जी ने अगर ये 7 बात बोली है तो ये अच्छी बात है, देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हमेशा राजनीति करती आई है, कांग्रेस को देश से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति करना। आज विश्व में कितना बड़ा संकट है, आज 70 दिन से विश्व के अंदर संकट चला रहा है। अन्य देशों के कंपैरिजन में मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे भी कितना संतुलित काम किया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती कोरोना के अंदर तो पता नहीं भारत के अंदर कितने लोगों की मौतें हो जाती। लेकिन मोदी जी ने समय पे कोरोना की वैक्सीन डेवलप की, 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप करना चारुल जी बहुत बड़ी बात होती है। यही कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं कितने साल के अंदर वैक्सीन डेवलप होती। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, देश का विकास चाहिए, राष्ट्र प्रथम की नीति पे चलना चाहिए। लेकिन ये जो विपक्ष है वो केवल राजनीति करता है, कांग्रेस केवल राजनीति करता है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कैलाश मित्तल जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं सराफा ट्रेडर्स कमेटी के। मैं कैलाश जी आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, जो छोटे उद्योग हैं या जो छोटे सराफा व्यापारी हैं जो सिर्फ इसी व्यापार पर या इसी उद्योग पर डिपेंड हैं, उनका व्यापार ठप हो जाएगा, उनका उद्योग ठप हो जाएगा। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों को क्या समझ आती है? ऐसा तो नहीं कि जो लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं तो फिर क्या वो चांदी बल्क मात्रा में खरीदेंगे, या उनके सामने फिर ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, मोदी जी ने कहा है सोना नहीं खरीदे। मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना किया है, ज्वेलरी खरीदने के लिए मना नहीं किया है। जिसके घर में शादी हो अपनी ज्वेलरी तो खरीदेगा ही। हिंदुस्तान के संस्कृति के अंदर में महिलाओं को शादी में गहने दिए जाते हैं जी। दोनों परिवार की तरफ से दिए जाते हैं, लड़के और लड़की वालों की तरफ से। अगर कोई ज्वेलरी नहीं खरीदेगा तो शादी कैसे होगी? शुभ माना जाता है, चाहे वो अपने बजट के हिसाब से 10 लाख की खरीदे, 5 लाख की खरीदे या 50 लाख की खरीदे।
मोदी जी का कहना यह है कि जो इन्वेस्टर है, जो डेड मनी के रूप में गोल्ड खरीद के अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, जिससे देश का डेप्रिसिएशन हो रहा है बाहर से इंपोर्ट करने में, उस पर पाबंदी लगाने के हिसाब से पब्लिक को अपील की है कि इन्वेस्टर गोल्ड नहीं खरीदे और उसको अपने अंदर नहीं रखे। ज्वेलरी में मोदी जी ने कोई रोक नहीं लगाई है, किसी से ये नहीं कहा है कि कोई शादी ब्याह के लिए अपनी ज्वेलरी नहीं खरीदे, कुछ नहीं कहे। उन्होंने तो देश हित के अंदर में ये भावना के रूप में कहा है कि आपको डेड रूप में अपनी ज्वेलरी नहीं खरीद के देश का जो डेप्रिसिएशन को कम करने में देश की जनता को भारत के लिए हित के लिए काम करने के लिए कहा है। तो मैं नहीं मानता मोदी जी ने अपनी मर्जी से कहा है कि कोई आदमी ज्वेलरी नहीं खरीदे, क्योंकि अगर ज्वेलरी कारोबार के अंदर में खरीदना बंद हो जाएगा तो देश के करोड़ों व्यापारी इसमें बेरोजगार हो जाएंगे ज्वेलरी ट्रेड के अंदर में। तो मोदी जी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक एक शोरूमों के अंदर कितना स्टाफ है, कितने व्यापारी है, कितने वर्कर है, आप ये सोचिए सब बेरोजगार हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मोदी जी का उद्देश्य मैं नहीं समझता, कहने के शब्दों का फर्क है, लोगों ने गलत समझा है कि सोना नहीं खरीदे। उनका कहने का उद्देश्य था डेड मनी के रूप में सोना नहीं खरीदे, इन्वेस्टर सोना नहीं खरीदे, और आम पब्लिक जिनको घर में रिक्वायर है वो तो लेगा ही। ठीक है, अक्षय जैन भी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अक्षय, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि भारत का सोना आयात और विदेशी यात्राओं को जिस तरह से फिलहाल कम करने या फिर ना करने की अपील की गई है, क्या इसका सीएडी पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इससे हमारा जो रुपया है कंपैरेटिवली डॉलर में मजबूत हो पाएगा, या जिस तरह से हम जो एक मोटिव है इस पूरी अपील के पीछे, क्या इन कुछ अपील से, ये जो 7 अपील प्रधानमंत्री ने की हैं, हमारा मोटिव पूरा हो पाएगा? जी मैम, बिल्कुल देखिए, निर्णय तो बिल्कुल प्राथमिक रूप से बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेन पेमेंट्स हम कम से कम करेंगे उतना ही हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत सही रहेगा। पेट्रोल और गोल्ड जो सबसे ज़्यादा जिसमें फॉरेन करेंसी यूज आती है, वो जितना कम, तो ये निर्णय तो प्राथमिक रूप से सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जैसे अभी कैलाश जी बता रहे थे कि मोदी जी का कहना और लोगों का समझना, उसमें रात दिन का फ़र्क आ जाता है। मोदी जी ने कहा कि विदेशी उत्पादों को यूज मत करो। अभी आम आदमी को ये समझ में नहीं आता कि विदेशी उत्पाद का मतलब क्या। विदेशी कंपनी हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी पर उत्पाद भारत बना वो इंडिया में हो, तो इतना ज़्यादा कई नाम इस तरह के होते हैं, HUL है, जैसे बिटर इंग्लैंड है, नाम से नहीं बता सकते आप ये फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है। तो ये इतना क्लियर शब्दों में जब तक आम आदमी तक बिल्कुल क्लियर मैसेज नहीं पहुँचेगा, कहीं ना कहीं जो ऊपर से जो डिसीजंस होते हैं या कम्युनिकेशंस होते हैं वो आम आदमी तक सही से नहीं पहुंचने की वजह से इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है गलत हो सकता है, राइट। कहीं आपने देखा होगा अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, ये एक इस तरह की चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकते हैं। इसलिए ऊपर से सबसे पहले GDP को समझाना चाहिए, क्या सरकार चाहती है, क्या इसके पीछे जो उनका उद्देश्य है, वो जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचेगा कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है सही नहीं आएगा। साथ के साथ व्यापारियों की भी बात कर रहे थे, अभी जैसे इम्पैक्ट, अभी इमीडिएट इम्पैक्ट में क्या होगा, गोल्ड की सेल कम होगी तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इम्पैक्ट पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिल्कुल जब WFH की वर्क फ्रॉम होम की बात करिए तो कहीं ना कहीं इससे इमीडिएट पेट्रोल की सेल्स, कार की सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसके ऊपर अल्टीमेटली 40% गवर्नमेंट को GST के रूप मिलता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत डेंजरस है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक आम आदमी को बहुत बेहतरीन तरीके से जब तक नहीं समझाएंगे तब तक ये कहीं ना कहीं इसका मिला जुला असर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं हमारे साथ अनिल शर्मा है जो कि सचिव हैं पेट्रोलियम डीलर्स के। अनिल जी, अगर वर्क फ्रॉम होम होता है या फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स, ऐसे में एक चीज समझना चाहेंगे कि पेट्रोल की बिक्री जो है वो जिस तरह से कम होगी, इसका असर आप कैसा देखते हैं? क्योंकि नहीं लगता कि इससे पेट्रोल डीलर्स जो हैं उनको भी नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नुकसान होने का पेट्रोलियम डीलर्स को कोई चांस नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो बिल्कुल सही है। भाई, मजबूत देश की निशानी ये है कि जब संकट के समय होता है, जब देश की जनता को देश का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया अपील की है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं जिसमें हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है, उन चीजों को हमारे को बचाना चाहिए। और सप्लाई चेन बिल्कुल बढ़िया चल रही है। देखिए, आर्थिक संकट पूरे विश्व पे है और उसमें हमारे देश पे भी ये संकट आ रहा है, लेकिन बाकी देशों की तरह जनता के ऊपर इसको पास ऑन नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की जब क्रूड के दाम बढ़े
तब सरकार ने उसको अपना सेंट्रल एक्साइज कम करके, एक्साइज ड्यूटी कम करके, पेट्रोल को 13% से 3% पे करके और डीजल को एक्साइज फ्री करके उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जनता पर उसका भार नहीं आने दिया। और अब ये संकट जब लंबा चलता हुआ दिखता है तो सरकार का, प्रधानमंत्री जी का अपील करने का मतलब यही है कि लोगों को एक दूसरे के साथ में वाहन शेयर करना चाहिए, कार को शेयर कर लेना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, ताकि इन चीजों पे खपत कम से कम की जा सके। हाँ, बिक्री का नुकसान डीलर्स को या कंपनी को जो आएगा वो आएगा, लेकिन जरूरत का अगर तेल बच रहा है और देश के हित में अगर ये कदम रहता है तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन इसका स्वागत करती है और आम जनता से अपील करती है कि तेल का कम से कम उपभोग करें और जितना हो सके राष्ट्र हित में इसको बचाएं। ठीक है, मैं एक चीज अक्षय इससे समझना चाहूंगी दोबारा। अक्षय, आपको याद होगा 2013 में जब यूपीए सरकार थी तो उस दौरान भी जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने स्थिति को देखते हुए सोने को ना खरीदने की अपील की थी, यहां तक कि ड्यूटी भी बढ़ा दी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त पर अन्न त्यागने की अपील की थी और लोग यानी विपक्ष इसे 1991 वाले आर्थिक क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति भारत के सामने आ सकती है? क्योंकि देश हित में आप इसे कुर्बानी कह लीजिए या सामूहिक प्रयास कह लीजिए, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे तो भारत की स्थिति इस वक्त कैसी है और आने वाले समय में ये अपील अगर जनता मानती है तो उसका कैसा असर आपको समझ आता है? मैम, प्राइमरीली जो समझ में आया, देखिए गोल्ड में और पेट्रोल में जो पैसा बाहर नहीं जाएगा विदेश से बाहर, कहीं ना कहीं जो पैसा है इंडिया में ही काम आने वाला है और इंडिया में काम आने की वजह से कहीं ना कहीं उत्पादन इंडिया में बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली मैसेज आप देखिएगा, दो मैसेज यहाँ पे मोदी देना चाहते हैं। एक तो उत्पादन जितना ज़्यादा यहाँ होगा, प्रोडक्शन, राइट, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया में रहेगा। सी प्रोडक्शन एकदम से कैसे बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब आप देखिएगा गोल्ड और पेट्रोल जो पैसा बचेगा, तो अल्टीमेटली देखिए ये जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब चीज़ें नहीं, ये तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है जो कहीं ना कहीं सरकार ने ये किया है और एक तरह से ये आगे आने वाले पे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको मेरी नज़र में प्रिवेंटिव कंट्रोल के रूप में कहूँगा मैं। ये एक तरह से कहीं भी कोई भी आर्थिक स्थिति को खराब करने वाला जो है कदम नहीं है। ठीक है, सुरेश जी, इस अपील के साथ साथ विपक्ष की काम है राजनीति करना, ठीक है, लेकिन जनता में भ्रम की स्थिति ना बने इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी है कि जनता को ये समझाना कि दरअसल देश पर कोई आपातकाल की स्थिति नहीं आई है और अगर हमने थोड़ा सा साथ दिया तो हम उस स्थिति से बच सकते हैं जैसे हमारे पड़ोसी देशों में है। जैसे वहां पर आप पाकिस्तान में देख लीजिए पेट्रोल के रेट्स क्या हैं। आज हम पहले से ही प्रिवेंशन लेकर चल रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर स्थिति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, पेट्रोल 200 के पार पहुंच जाए, तो ऐसे में तब स्थिति खराब हो सकती है। ये जनता को समझाना जरूरी है। तो कैसे समझाएंगे आप लोग? क्योंकि बीजेपी हमेशा रूट्स पे काम करती है। देखिए चारुल जी, अभी आपने देखा होगा डिबेट में 4 व्यक्ति हैं, 4 में से 3 व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सराफा ट्रेडर्स है, पेट्रोलियम डीलर है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तीनों का क्या स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही बोला है। आज विश्व में संकट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर संकट है चारुल जी, कहीं पे भी कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। अगर उस संकट में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला तो वो देश हित में बोला है ना, राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को लेते हुए बोला है कि आप अगर 7 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें आयात कम करना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व की हमें कम जरूरत की पड़ेगी, डॉलर से रुपया मजबूत होगा। तो ये सब चीजें हैं, जनता सब समझती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील करने के बाद में जनता के पास में पूरा पॉजिटिव मैसेज जाता है। जनता भी अपने विदेश यात्रा जो करते हैं, आज 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश यात्रा पे खर्च होता, तो जनता समझती है कि नहीं पहले देश प्रथम है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में विपक्ष को होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, लेकिन विपक्ष देश के हित में नहीं होता है। आज पूरे देखिए, आज पाकिस्तान में चले जाइए, क्या स्थिति है, 70-80 रुपए, 70%, 80% पेट्रोल के भाव बढ़ गए। चाइना के अंदर चले जाइए, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, कोई सा भी देश लीजिए, मैं लिस्ट लेकर आया हूं चारुल जी। आप देखिए, फिलीपींस में 81% पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, नाइजीरिया में 78% है, मलेशिया में 60% है, ऑस्ट्रेलिया में 52% है। इस तरह से हर कंट्रीज के अंदर ये स्थिति है। तो चारुल जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर बोला है तो वो देश हित में बोला है।
सुरेश जी, मेरा कंसर्न यहाँ पर ये नहीं है। देखिए, मैंने आपको यही कहा, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो बहुत अच्छी अपील की है, लेकिन विपक्ष तो भ्रम का जाल फैलाएगा। मेरा कंसर्न है कि बीजेपी ग्राउंड रूट्स पर काम करती है, बूथ लेवल पर काम करती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए हर कोई यहाँ पर शिक्षित वर्ग नहीं है, जो अशिक्षित वर्ग है, जो गाँव में वो लोग फोन पे रील्स देखते हैं, उसमें अलग अलग तरह की आती है, तो क्या उन्हें समझाने के लिए कैंप्स लगाए जाएंगे? इस तरह बीजेपी क्या कार्य करेगी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, आज हमारे पूरे भारत में 14 करोड़ मेंबर हैं। भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ मेंबर हैं। हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी से क्षेत्र में जाएगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को समझाएगा और हर व्यक्ति मानेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना से व्यक्ति काम कर रहा है। निश्चित रूप से उसके समझ में आएगी। हमारे हर गांव, हर क्षेत्र, हर जिले, हर जगह हमारे कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता जाएगा तो निश्चित रूप से वो समझ में आएगी, क्योंकि देश प्रथम होता है। जनता भी ये समझती है। इसका परिणाम तो आपने देखा होगा चारुल जी, अभी पश्चिम बंगाल, आसाम के रिजल्ट आए। जनता मोदी जी के साथ रही है, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा 18 घंटे 20 घंटे काम करती है, देश की सेवा करती है, जनता की सेवा करती है, तो निश्चित रूप से जनता के ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है कैलाश जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि भारत कंजम्पशन पर बेस्ड है, भारत की इकोनॉमी जो है कंजम्पशन पर बेस्ड है। जब सोना नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये जो पैसा है ये घरेलू बाजार में इस्तेमाल होगा? फिर लगता है आपको ऐसा? देखिए मैडम, पहले बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सोने की ज्वेलरी नहीं खरीदी जाएगी। हाँ, सोना जिनके पास ब्लैक मनी के रूप में डेड पड़ा हुआ है, वो आदमी सोना खरीदता है। जिसके पास में खुद के पास में व्हाइट मनी का पैसा है, वो खुद बैंक में लगाता है ना, अपना एफडी करता है, सेफ रखता है, क्योंकि सोने के भाव पे किसी को विश्वास नहीं रहता कब सोना कितना ऊपर कितना नीचे हो जाए। क्योंकि कुछ टाइम बीच में भी मार्केट था, एक साथ इतना बड़ा फ्लेक्सिबल आया, वापस मार्केट टूट गया। जिन इन्वेस्टरों ने चांदी या सोना खरीदा था वो लॉस में रख में घर में रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा हर एक मार्केट का एक ट्रेड आता है। एक बार का एक साथ जो तेजी आती है, उस तेजी के अंदर में हर कस्टमर उसमें खरीदने जाता है, और बाद में जब वो तेजी में बैठ जाता है और जब मार्केट डाउन होता है तो उसके बाद इन्वेस्टर के पास सोना चांदी खरीदा हुआ रखा रह जाता है। तो अभी तो इन्वेस्टरों के पास में ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि सोने चांदी में कोई तेजी या मंदी का ज़्यादा दूर नजर आए। तो डेड इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता है मैडम, जिनके पास वाइट में पैसा है। ब्लैक मनी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वही अपना पैसा को सेव करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। और जिसको घर की ज्वेलरी लेता है वो तो लेता ही है, शादी ब्याह की ज्वेलरी लेता है वो लेता ही है। अगर मोदी को अपने देश के अंदर में काम करना, व्यापारी आम आदमी के साथ में मिलकर, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट को बढ़ावा देवे, एक्सपोर्ट के अंदर में कोई टैक्स की छूट देवे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2091 की 95 की बात है, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एक्सपोर्ट में इनकम टैक्स की बिल्कुल छूट दे दी गई थी। तो आप देखिए कितना बड़ा रेवेन्यू देश के अंदर में आया था। मोनेटाइजेशन स्कीम लाए, वीडीआई जैसी स्कीम लाए, ब्लैक मनी को बाहर निकाले। तो मैं कहता हूँ देश हित में हर काम होगा, सरकार के पास इनकम भी होगी और एक्सपोर्ट के रूप में काफ़ी बड़ा व्यापार भी मिलेगा देश हित में। ठीक है, तो सरकार को इन बारे में भी सोचना चाहिए। अनिल जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बोलिए। जी मैम, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर जो है आम आदमी को जो जैसे अभी आपने देखा होगा शेयर मार्केट आज डाउन हुआ है, तो कोई भी कुछ भी ज़्यादा कहीं भी कुछ भी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहता है या बाहर से कुछ भी हलचल होती है तो एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। तो जो अभी बात आप कर रहे थे कि जितना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग यहाँ पर होगी एक आम आदमी को, कई कंपनी अभी ऐसी है मैम, जब एक भारतीय नागरिक बाजार में घूमता है तो उसे इस तरह लगता है कि विदेशी कंपनी है। एक पूरा एक लॉ या कानून बनना चाहिए जहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये मेक इन इंडिया है या कंपनी फॉरेन की है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक ये नहीं आएगा, तो ये इसका साइड इफेक्ट हमको भविष्य में देखने का मिलेगा। तो ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ आगे जाके होनी चाहिए आम आदमी के लिए। ठीक है अनिल शर्मा जी, एक तरफ पेट्रोल का जिस तरह हमने जिक्र किया कि वर्क फ्रॉम होम का दबाव, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने की बात, क्या हम ये मानेंगे कि पेट्रोल डिमांड जो है या जिसे हम कहते हैं पीक ऑयल डिमांड, वो उम्मीदों से पहले आ गया है? एसोसिएशन को क्या लगता है इस मामले में? ऐसा नहीं है। अभी जो ये युद्ध के कारण ये ऐसी स्थितियां आई हुई है और जब तक ये जितना लंबा ये चलेगा उतना दबाव पूरे विश्व पे है इसका। बिल्कुल।
अब भारत ने इसका वो जो प्रेशर था उसको एब्जॉर्व किया। भारत सरकार ने ये किया कि भाई भारत की ही एक ऐसा देश बचा है जिसमें रेटें बढ़ी नहीं है, दाम बढ़े नहीं है, पब्लिक के ऊपर उसका बोझ आया नहीं है। और अभी आने वाले समय में भी ये देखते हैं कि जब तक ये स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती या वैश्विक स्थितियां अगर और बिगड़ती है तो फिर इसका कोई दबाव देश की जनता के ऊपर आएगा। लेकिन हमारी देश की सरकार मजबूत है और बड़ी मजबूती से वो इसको फेस कर रही है और जनता को भी उसका साथ देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है अक्षय, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि क्योंकि ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं, तो हमारी विदेश नीति को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री का यहाँ पर आना और इस सम्मेलन से भारत को कितना फायदा आप देख रहे हैं, खासकर पेट्रोल डीजल का सेक्टर हो, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की, पीएम की अपील का ब्रिक्स सम्मेलन के बाद कितना फायदा भारत को होगा? इसका सकारात्मक ही पहलू देखिए, पहले तो मोदी जी ने आने से पहले ही इसकी जो डिमांड है पेट्रोल डीजल की, जो अपील करके ये कोशिश करी है कि कम से कम जो है डिमांड यहाँ रहे। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी मंत्री यहाँ आ रहे हैं उनको भी ये पता है कि जो डिपेंडेंसी है भारतीय की विदेशी जो पेट्रोल डीजल या क्रूड की, वो कहीं ना कहीं वो डिमांड कम होगी, तो पहले से उन पर दबाव बनाने का एक तरीका मुझे ये लग रहा है, जो एक तरह से सकारात्मक मैं इसको देखना चाहूँगा कि ये एक तरह से सकारात्मक इसका इम्पैक्ट जो रहेगा। जी अच्छा, टाइमिंग के बारे में कुछ कहेंगे कि एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन इतना पास आ चुका है और उसी मतलब उसके एक हफ्ते में 10 दिन में ही प्रधानमंत्री की ये अपील जो है, क्या ये एक तो क्योंकि देखिए विदेशी डेलीगेट्स भारत आएंगे, क्या उनकी नज़र में ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी विदेश नीति मजबूत है, लेकिन उनका ये उनके सामने ये मैसेज जाना कि यहाँ पर गोल्ड के लिए फिलहाल कह दिया है कि कम खरीदिए और इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए कहना, तो कहीं ये भारत को कुछ कमजोर तो नहीं दिखाएगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कोई सिचुएशन तो हमारे विदेशी डेलीगेट्स के सामने नहीं जाएगी भारत की? कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि संबंधों को एक भारत के लिए मजबूत पक्ष ही रखेगा, क्योंकि एक तरह की अपील के विदेशी उत्पादों पे कम हम लोग निर्भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज विदेशी जो भी मंत्री आ रहे हों ये जाता है कि हम भारतीय जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, हम विदेशी उत्पादों पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू ही ये मैं मानता हूँ। बाकी बहुत डेप्थ में तो हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि पहले बोलने का जो है और बाद में बोलने में क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर रहता पॉलिटिकली। बाकी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुरेश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अक्षय जी, सुरेश जी, इस अपील का और इसकी टाइमिंग्स का ब्रिक्स पर क्या असर पड़ेगा? ब्रिक्स कई देशों का एक संगठन है जिसमें है चाइना भी है, ब्राजील भी है, इंडिया भी है, रशिया भी है और यूएई भी है, इजराइल वगैरह, कई मतलब ईरान वगैरह, सब देशों का वो संगठन है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी की अपील है राष्ट्र के लिए। आज जो विश्व में जो संकट है उसको ध्यान में रखते हुए, आज ऐसा नहीं है कि आज युद्ध रुक रहा है, इसकी संभावनाएं कम लग रही है। आज विश्व के अंदर देखिए रोजाना ये लगता है कि आज युद्ध रुक जाएगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते होते पता लगता है कि नहीं नहीं युद्ध तो लंबा खिंचा गया। तो आज की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम जो हो रही है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल पूरा खाड़ी देशों के माध्यम से आता है, 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बिल्कुल राष्ट्र प्रथम की भावना को रखते हुए ये सब चीजें बताई है। उसका ब्रिक्स देशों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर अच्छे माहौल में बातचीत होगी, वैश्विक संकट के बारे में भी बातचीत होगी, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बात होगी, किस तरीके से जो संकट है उसको टाला जाए। और अगर ईरान यहाँ आता तो ये एक मैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति सफलता मानता हूं। मैं तो बहुत बड़ी सफलता मानता हूं कि ईरान भारत के अंदर ब्रिक्स की बैठक के अंदर आता है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, अब देखिए यही उम्मीद है कि इस अपील का एक सकारात्मक असर भारत पर हो, ताकि जिस इच्छा से ये अपील की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका एक पॉजिटिव असर आने वाले वक्त में भी भारत पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सुरेश जी, कैलाश जी, अक्षय जी, अनिल जी, बहुत शुक्रिया। और 5 का पंच में इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।